राधे राधे बच्चों, मेरा नाम है सचिन और एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MG साइंस एकेडमी में। ठीक है, तो साइंस का हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था 10th क्लास का, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन और एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3 ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो यानी कि पार्ट 1 में मैंने आपको करा दिया था। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक जो है हमारा 1.1 केमिकल इक्वेशंस। तो ये केमिकल इक्वेशन होती क्या है? देखो, होता क्या है, किसी भी रिएक्शन को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी रिएक्शन को आप जिस भी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन कह सकते हैं। क्या कहते हैं, किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना, जिस फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी रिएक्शन को जिस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है उसी को इक्वेशन कहते हैं। अब इक्वेशन को भी दो तरह से कहते हैं, एक तो वर्ड इक्वेशन, एक होती है सिंबल इक्वेशन। या मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.1 में कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, हमने एक्टिविटी 1.1 पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ा था उसमें? मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट किया था और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था, यही बनाया था। ठीक है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा क्यों गया है मैं आपको बताता हूँ। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म्स इज क्वाइट लॉन्ग। ये है कि ये डिस्क्रिप्शन जो है ना, ये डिस्क्रिप्शन जो है किसी भी रिएक्शन या डिस्क्रिप्शन जो है थोड़ा सा लंबा है। ऐसा बोलना पड़ेगा, वैन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट, उसको जलाया जाता है तब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब काफ़ी लंबा हो गया। तो कैसे हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। यानी किसी भी रिएक्शन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखना क्या होता है, इक्वेशन होता है। उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। समझ में आ गया? किसी भी रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना क्या है, इक्वेशन होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट कैन बी रिटन इन ए शॉर्टर फॉर्म, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। द सिंपलेस्ट वे, यानी सबसे आसान तरीका टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन। यानी कि किसी भी रिएक्शन को हम लोग शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इक्वेशन क्या होती है, किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना, उसे हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, वर्ड इक्वेशन क्या, किसी भी रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना वर्ड इक्वेशन, और सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना तो सिंबल इक्वेशन होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो वर्ड इक्वेशन दे रखी है, वर्ड इक्वेशन का मतलब समझ लिया होगा, वर्ड से ही समझ में आ गया। वर्ड इक्वेशन यानी कि वर्ड की फॉर्म में लिखना। जैसे कि मैग्नीशियम एक वर्ड लिखा, ऑक्सीजन एक वर्ड लिखा और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये हमने पूरा का पूरा लिखा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये हमने एक्टिविटी 1.1 में मैंने आपको पिछले पार्ट में समझा दिया था अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इसको हमने शॉर्टर फॉर्म में लिख दिया। हमने क्या किया, इसको हमने शॉर्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, इसमें मैंने बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है इसमें आगे जो लिखा हुआ है यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करी गई है। किसकी बात करी गई है, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की बात करी गई है। अभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता क्या है, देखो ये एक एरो होता है। ये क्या है, ये एरो है। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है, इस दो पार्ट को अलग कर देता है। ये LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड, यानी कि बाएं हाथ और सीधा हाथ, उल्टा हाथ और सीधा हाथ। तो जो उल्टे हाथ पे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीचे लिखा भी हुआ है, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। एस लगाने का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे दो हैं, एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन। अगर सिर्फ एक ही होता तो रिएक्टेंट बोलते, एक से ज़्यादा है तो रिएक्टेंट्स बोलते हैं। उसे प्लस करके आगे लिख दिया जाता है। मान लो ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन भी होता तो प्लस करके हाइड्रोजन भी हम लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, राइट हैंड साइड की बात करें तो क्या है, ये है प्रोडक्ट। जो भी राइट हैंड साइड में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट मिला। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, पूरा का पूरा एक है। यहाँ पे और भी कुछ मिलता, प्लस करके कुछ और भी मिलता तो उसे हम क्या बोलते, फिर प्रोडक्ट्स बोल देते। पूरा का पूरा क्या होता है, राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट्स हो जाता। कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो होता है उसे रिएक्टेंट बोलते हैं, राइट हैंड साइड वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं। एक से ज़्यादा है तो लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स हो जाएंगे। और प्रोडक्ट में एक से ज़्यादा है, यानी राइट हैंड साइड में एक से ज़्यादा कंपाउंड निकल रहे हैं तो क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं होगी। LHS रिएक्टेंट, RHS प्रोडक्ट। होता क्या है, जब भी रिएक्टेंट एक और एक से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, दो, जैसे यहाँ पे दो हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन दो रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्ट किया तो क्या बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया। क्या बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। हालांकि इसको मैं अगर पूछूं आपसे, अगर आपने पढ़ा हुआ चैप्टर, तो क्या है ये, बेसिकली एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि दो चीज़ आप आपस में कंबाइन करके एक चीज़ बनाती हैं। दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक चीज़ उन्होंने बनाई तो क्या है, वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, फिलहाल आगे आएगा वो चीज़, तो पर आपको समझा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब आगे पढ़ते हैं। ओके, देखो बच्चों, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक 1.1.1। वो क्या है, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो वहाँ पे भी तो हमने केमिकल इक्वेशन की थी, तो यहाँ पे अलग क्या मिलेगा हमें,
देखो वहाँ पे हमने केमिकल इक्वेशन की थी पर वो वर्ड की फॉर्म में की थी, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंबल की फॉर्म में करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको उसी इक्वेशन को हमने क्या किया, यहाँ पे सिंबल की फॉर्म में लिख लिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, यानी कि क्या और कोई तरीका है उससे भी छोटा करना। चलो हमने रिएक्शन को पहले वर्ड की फॉर्म में लिख लिया, छोटा हो गया। और कोई तरीका है जो वर्ड से और छोटा हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या, अगर उसी सिंबल फॉर्म में लिख देना तो और भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया और भी छोटा करने के लिए क्या है, सिंबल की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, अब इससे आगे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हो गया क्या, वही मैग्नीशियम ऑक्साइड रिलेट करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये तो हमने पहले से ही पढ़ रखा है। पर हमारा यहाँ पे मुद्दा क्या है हमारे पढ़ने का, कि क्या है कि हमने और छोटा करके उसे लिख लिया, यानी कि उसकी सिंबल फॉर्म में। किसी भी रिएक्शन को अगर आप उसकी सिंबल फॉर्म में लिखते हो, किसी भी रिएक्शन को अगर आप उसकी सिंबल फॉर्म में लिखते हो तो वो क्या हो जाता है, उसका शॉर्टेस्ट वे हो जाता है लिखने का, यानी सबसे छोटा तरीका हो जाता है। ठीक है, सबसे छोटा तरीका हो जाता है। हालांकि आपको पेपर में क्या करना पड़ेगा, जब भी कोई केमिकल इक्वेशन लिखने को देगी, जैसे ऐसे बोलेगा कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो क्या करना पड़ेगा आपको ये भी लिखना पड़ेगा, यानी कि सिंबल फॉर्म भी लिखनी पड़ेगी और आपको वर्ड फॉर्म भी लिखनी पड़ेगी। कैसे करोगे आप? ठीक है, पहले आप वर्ड फॉर्म लिखोगे या उसके बाद सिंबल फॉर्म लिखोगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि सिंबल फॉर्म लिखिए, उसी के नीचे आप क्या करो, वर्ड फॉर्म लिख दो। जैसे मैग्नीशियम लिखा, मैग्नीशियम के नीचे आपने पूरा MAGNE करके लिख दिया मैग्नीशियम। ठीक है, ऑक्सीजन को O ऐसे करके, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को पूरा लिख दिया। तो वो क्या होता है, बेस्ट तरीका होता है टीचर को रिप्रेजेंट करने का किसी भी इक्वेशन को। ठीक है, आपको कैसे पेपर में करके आना है, समझ में आ गया? ठीक है, अब ये तो हो गया। अब इसके बाद जो हमारी सबसे मेन चीज़ आती है वो क्या है, बैलेंस करना। क्या करना? बैलेंस करना। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, वो क्या लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ते हैं काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। एरो कौन सा, ये वाला एरो। तो हम देखते हो वो कह रहा है कि चेक जरा बैलेंस करो, देखो मतलब बैलेंस करने, गिनने के लिए कह रहा है, बेसिकली काउंट करने के लिए कह रहा है। क्या गिनो जो भी एटम्स दे रखे हैं वो बराबर है LHS और RHS में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, क्या वो बराबर है या नहीं है। चलो करके देखते हैं। इसी मैग्नीशियम तो एक है, चलो यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, दोनों साइड LHS में और RHS में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम तो बराबर है, एक एक है। चलो तो ठीक है, एक एक एटम है। ठीक है, ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने, 2 हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन सिर्फ एक ही है। तो यहाँ पे तो ये गड़बड़ हो गई, ये तो बैलेंस नहीं है, यानी कि ये चीज़ यहाँ पे बराबर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बराबर करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बराबर करना पड़ेगा। आगे क्या लिखा हुआ है, इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट सेम ऑन द बोथ साइड। नहीं भाई, सेम तो नहीं है, मैग्नीशियम तो बराबर था पर ऑक्सीजन तो बराबर नहीं है। इफ़ यस, अगर बराबर है देन द ऑक्सीजन इज बैलेंस। अगर बराबर है तो ऑक्सीजन बैलेंस है, पर अगर नहीं है, बराबर नहीं है एटम दोनों साइड में, तो क्या करना पड़ेगा, उसे बैलेंस करना पड़ेगा। इफ़ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस, यानी कि वो इक्वेशन क्या है, अभी इक्वेशन क्या है हमारी, ये हमारी इक्वेशन जो अभी है वो अनबैलेंस्ड है। कैसी है, अनबैलेंस्ड है। ठीक है, बिकॉज द मास इज नॉट द सेम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। क्यों ये बैलेंस क्यों नहीं है? एक तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि एटम नहीं है बराबर, इसलिए भी है। पर दूसरी तरफ आप ये भी कह सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट यही कहोगे आप कि क्योंकि मास जो है ना वो बराबर नहीं है, दोनों साइड में रिएक्टेंट का मास अलग है, प्रोडक्ट का मास अलग है। अभी मास जो है वो भी बराबर नहीं हुआ है, तो मास जो है अभी बराबर नहीं हुआ है। ठीक है, तो मास को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एटम को बराबर करना पड़ेगा, हमें एटम को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको उसे बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा जो मेन टॉपिक आता है हमारा, अब आता है 1.1.2। उसमें हमें क्या करना है, उसमें बैलेंस करना सीखना है। क्या करना है, उसमें बैलेंस करना सीखना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं, थोड़ा से पढ़ते हैं बस रिकॉल, यानी कि ये आपको याद दिला रहा है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आपने पढ़ा ही होगा, वैसे 9th क्लास में लिखा भी है। 9th क्लास में होता क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में मास का ना तो क्रिएशन होता है ना ही उसका डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, ना तो मास पैदा हो सकता है ना ही मास घट सकता है। कब, ना तो मास का मतलब कैसे कहेंगे कि घटना और बढ़ना, तो देखो रिएक्शन करते हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है, दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो ना तो मास, यानी कि रिएक्टेंट में जितना मास होगा उतना ही मास प्रोडक्ट में होगा, ना तो आप उसे घटा सकते हो ना आप उसे बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं कि रिएक्टेंट में आपका मास मान लो 50 आ रहा है सभी एलिमेंट का मिला के, सभी एटम का मिला के, वहाँ पे 51 कर दो, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता। अब 50 से आप प्रोडक्ट में 49 भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो बराबर होगा, रिएक्टेंट में भी जितना मास होगा प्रोडक्ट में भी उतना ही मास होना चाहिए। यही होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मास का ना तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्रिएशन हो सकता है, ना ही वो पैदा हो सकता है, ना ही वो बढ़ सकता है, ना ही उसका डिस्ट्रक्शन, ना ही उसका नाश वो घट सकता है। ठीक है, दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। यानी का मतलब क्या, जितना मास प्रोडक्ट में होगा उतना ही मास आपका रिएक्टेंट में भी होगा, जितना मास आपका प्रोडक्ट में होगा उतना ही मास आपका रिएक्टेंट में भी होगा। समझ में आ गया? ठीक है, दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं
इन अदर वर्ड्स क्या कहेंगे, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, यानी हर एक एलिमेंट के जो भी एटम्स होते हैं वो क्या रहेंगे, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में बराबर रहेंगे, रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन करने से पहले, केमिकल रिएक्शन करने से पहले मतलब रिएक्टेंट, रिएक्शन के बाद यानी प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्शन से पहले क्या होता है, रिएक्टेंट होते हैं, जब रिएक्शन हो जाती है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। हेंस वी नीड टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, उस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो बैलेंस करना ही सीखते हैं, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको बैलेंस करने की मैं दिखाता हूँ कौन सी इक्वेशन सबसे पहले बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस करते हैं ये वाली इक्वेशन, कौन सी, ये वाली मैग्नीशियम वाली, ये वाली, ठीक है। इसको सबसे पहले आपको बैलेंस करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो बैलेंस करना बहुत सिंपल होता है, ठीक है, बैलेंस करना बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर बैलेंस करने से पहले आपको याद क्या होना चाहिए, मतलब क्या चीज़ आपको पता होना चाहिए बैलेंस करने से पहले, वो ये है कि कभी भी आप किसी भी एलिमेंट में, किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी कंपाउंड में आप छेड़छाड़ नहीं करोगे, जैसा उसे लिखा जाता है वैसा ही उसे लिखोगे। जैसे मैग्नीशियम को ऐसे ही लिखा जाता है तो मैग्नीशियम एक ही लिखा जाता है, ऑक्सीजन को O2 की फॉर्म में लिखा जाता है तो आप इसे ऐसे ही लिखोगे, सिर्फ O डाल के नहीं छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO की फॉर्म में ही लिखा जाता है तो इसे आप ऐसे ही लिखोगे, कैपिटल M स्मॉल g और कैपिटल O, ठीक है। यानी अब मर्जी से आप यहाँ पे भी 2 लगा दिया, कुछ कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जिस फॉर्म में जिस भी एलिमेंट मॉलिक्यूल या कंपाउंड को लिखा जाता है आप उसे उसी फॉर्म में ही लिखोगे, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस करना आसान होता है, बैलेंस करने में कोई बड़ी बात नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो किसी भी नाम को उसकी कंपाउंड फॉर्म या उसे सिंबल फॉर्म में लिखना। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को MAGNESium को OXIDE को आप MgO में कैसे लिखेंगे, ये आपको आना चाहिए। यानी किसी भी नाम को, किसी भी कंपाउंड के नाम को उसके आपको सिंबल फॉर्म में लिखना आना चाहिए। वो आपने लिख लिया, वो आपको आ गया तो रिएक्शन बैलेंस करना तो बहुत बाएं का खेल है, आराम से हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। चलिए सीखते हैं, करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ बैलेंस। आपको बैलेंस करना कहाँ पे है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, वहाँ पे भी मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 1 है, तो आपको बैलेंस कहाँ करना है। बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे कोएफिशिएंट लगाने होते हैं। किसी भी रिएक्शन में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इनके आगे आपको कोई डिजिट लगानी होती है ताकि बैलेंस हो जाए। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं, COEFFICIENT, कोएफिशिएंट उसे बोला जाता है, ठीक है। आप जो भी करोगे यहीं पे करोगे, इसके अलावा आप कहीं पे छेड़छाड़ नहीं करोगे, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे आप 2 यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO के ही फॉर्म में लिखा जाता है, MgO2 की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे आप चाहे 2 3 कुछ भी मर्जी आपकी लगा सकते हो बैलेंस के हिसाब से, ठीक है। पर आप किसी भी कंपाउंड को छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर डिजिट लगानी होती है, क्या लगानी होती है, डिजिट लगानी होती है, ठीक है। तो वो लगाते हैं, ठीक है। चलिए बैलेंस करते हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ तो मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम 1 है, तो बैलेंस होगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो बैलेंस नहीं है। तो क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे अगर 2 लगा दूँ तो कोई दिक्कत है, लगा दिया 2। इस 2 लगाने से क्या हो गया, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 2 लगाने का मतलब क्या हुआ कि मैग्नीशियम भी 2 बन गए और ऑक्सीजन भी 2 बन गए, यानी मैग्नीशियम भी 2 बन गए, अब ऑक्सीजन भी 2 बन गए। हाँ, अगर ये ऐसा लिखा होता MgO2 होता, मान लो कोई कंपाउंड ऐसे होता नहीं है, लेकिन मान के चलो ऐसा है MgO2, तो क्या होता है, मैग्नीशियम 1 होता और ऑक्सीजन कितने हो जाते, ऑक्सीजन 2 हो जाते। पर ऐसा तो नहीं है, ये तो मैंने लिखा 2MgO लिखने का मतलब क्या है, अब मैग्नीशियम भी 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए, यानी कि जब यहाँ पे ये चीज़ लगाई जाती है उसे बोलते हैं मोल्स। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 मोल हो गए, यानी कि मैग्नीशियम भी 2 और ऑक्सीजन भी 2 हो गए, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 थे तो चलो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 2 बराबर हो गया, पर क्या रह गया, अब मैग्नीशियम 1 हो गया, ठीक है। यानी ऑक्सीजन को बैलेंस करने गए थे, मैग्नीशियम ही कम पड़ गया, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2 लगा देंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब चेक करो, मैग्नीशियम भी 2, मैग्नीशियम भी 2, ऑक्सीजन भी 2, ऑक्सीजन भी 2, क्या हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। क्या हो गई, रिएक्शन अब बैलेंस हो गई। तो आपको क्या करना है, इसमें 2 यहाँ पे लगाना है और 2 यहाँ पे लगाना है, ठीक है। बस रिएक्शन बैलेंस आपकी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। 2Mg + O2 2MgO, आपकी रिएक्शन कैसी हो गई, बैलेंस हो गई, कोई दिक्कत। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको सिर्फ आगे कोएफिशिएंट लगाने होते हैं, बस और कुछ आपको नहीं करना होता है, ठीक है। आपका जब यहाँ पे लगता है, जब आगे लग जाता है, कोई भी डिजिट लगाते हो तो वो पूरा का पूरा उतने मोल्स में आ जाता है। क्या होता है, उतने मोल्स में आ जाता है। पहले यहाँ पे 1 MgO था, 1 तो लिखा नहीं होता, हमें पता होता, पर 1 अंडरस्टूड होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं तो 1 MgO था, यानी कि मैग्नीशियम भी 1 था, ऑक्सीजन भी 1 था, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पे मैंने 2 कर दिया था, ठीक है। तो क्या हो गया, मैग्नीशियम भी 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, ठीक है। मैं तो साफ से लिख देता हूँ, चलो एक बार। यहाँ पे क्या हो गया, 2 यहाँ पे हो जाएगा और 2 यहाँ पे हो जाएगा, बस आपकी बैलेंस हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब मैं आपको दूसरी इक्वेशन एक बैलेंस करके दिखाता हूँ, ओके, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो ये वैसी जो एक्टिविटी है वो हमारी 1.3 वाली एक्टिविटी है ना, ये उसकी रिएक्शन है। जो 1.3 वाली है ना, ये उसकी ये रिएक्शन है 1.3 वाली की। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड को डाला था, तो हमारा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन मिला था। ये तो हो गई हमारी वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, छोटा हो गया। तो इसे भी छोटा कैसे कर सकते हैं, इसको अगर हम सिंबल की फॉर्म में लिखें, जिंक, ये हो गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ये जिंक है हमारा, ये हमारा जिंक सल्फेट और ये हमारा हाइड्रोजन है। और ये क्या है हमारा, ये हमारा हाइड्रोजन है, ये जिंक सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक। ये हमने लिख लिया वर्ड इक्वेशन को सिंबल की फॉर्म में। पर हमें करना क्या है, इसे बैलेंस करना है। चेक करो, पहले तो चेक करना पड़ेगा कि बैलेंस है कि नहीं है। अगर बैलेंस है तो कोई बात नहीं, बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना पड़ेगा। चलो करके देखते हैं। ओके, चेक करते हैं। ठीक है, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, देखो जिंक यहाँ पे भी एक है, जिंक यहाँ पे भी एक है, तो बैलेंस है। जो कम होता है ना पहले उसे देखा करो। ठीक है, सल्फर यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है, तो ये भी बैलेंस है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये भी बैलेंस है। अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 है और ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 है, तो ये भी बैलेंस है। ठीक है, कुछ कम रह गया, सारे के सारे बैलेंस है ये तो ये क्या है, ये रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन तो ऑलरेडी क्या है, ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, आपको करने का आसान तरीके सबसे क्या होता है, जो भी अलग होता है ना, पहले से यहाँ पे हाइड्रोजन अलग था, जिंक अलग था, उसको आप बैलेंस करने की कोशिश किया करो, तो आराम से हो जाता है। स्टेप टू स्टेप फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे देखो और यहीं पे बैलेंस हो जाता है। करना ही क्या, सिर्फ कोएफिशिएंट तो लगाने हैं, आगे डिजिट तो लगानी है, बस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस आपको आना क्या चाहिए कि जिंक सल्फेट को इसी फॉर्म में लिखा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को इसी फॉर्म में लिखा जाता है, हाइड्रोजन को इसी फॉर्म में लिखा जाता है, जिंक को इसी फॉर्म में लिखा जाता है। ये आपको आना चाहिए। ये आपको आ गया तो बैलेंस तो आराम से हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों हम अब करते हैं इस वाली इक्वेशन को बैलेंस करके देखते हैं। यहाँ पे जो दे रखी ना Fe2 प्लस से Fe3O4 और हाइड्रोजन, ये क्या होता है, बेसिकली ये होता है जब भी आयरन यानी Fe को जब भी हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाता है ये Fe3O4, ओके, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस में निकल रही होती है। तो ये 2 रिएक्टेंट हो गए आपके, ये आपके 2 प्रोडक्ट हो गए। इस बार आपको क्या मिला, प्रोडक्ट में एक चीज़ एक्स्ट्रा मिली जो कि हाइड्रोजन है। ठीक है, ठीक है, पर हमें तो क्या करना है, हमें तो बैलेंस करना है, तो बैलेंस करके देखते हैं। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कोएफिशिएंट लगाने होते हैं और सबसे आसान तरीका जो अलग अलग है उसे बैलेंस कर लो। पहले Fe 1 है और Fe यहाँ पे 3 है, तो ये तो 3 हो गए, तो क्या करो यहाँ पे 3 लगा दो, तो बैलेंस हो गए। आयरन तो बैलेंस हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयरन बैलेंस। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, चलो ये भी फिलहाल बैलेंस है। और आगे देखो सॉरी 3 तो यहाँ पे रहेगा ना, हाँ, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, और ऑक्सीजन तो यहाँ पे तो 1 ही है, तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 लगा लेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 लगा लेंगे। तो चलो हमने आयरन बैलेंस कर दिया, ऑक्सीजन कर दिया, लेकिन हाइड्रोजन में गड़बड़ हो गई। यहाँ पे तो 2 हैं, यहाँ पे कितने हो गए हाइड्रोजन, यहाँ पे 8 हो गए। 8 कैसे हो गए, पहले 2 थे, 4 आगे लग गया, तो 4 2 जा 8, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो ऑक्सीजन को बैलेंस तो हो गए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में क्या हुआ, हाइड्रोजन में गड़बड़ हो गई, ये 4 2 8 कैसे हो गया, देखो पहले हाइड्रोजन 2 थे और ऑक्सीजन 1 था वाटर में, पर जैसे ही आगे जो भी लगाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था, वो उतना मल्टीपल हो जाता है। वो क्या होता है, उतना मल्टीपल होते जाता है। उसमें बेसिकली क्या बोलते हैं, 4 मोल्स ऑफ वाटर, इसे हम बोलेंगे, यानी 4 मोल ऑफ वाटर है, पानी के 4 मोल, MOLE मोल, 4 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे 8 हो गए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गए 4। अब हमें बैलेंस करना है, अब हमें क्या करना है, बैलेंस। तो इसे ऐसा क्या करें कि सब कुछ बैलेंस हो जाए। देखो फिलहाल हमारा सब कुछ बैलेंस है, सिर्फ एक चीज़ की कमी है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, 8, यहाँ पे कितने, 2। तो अगर यहाँ पे मैं 4 लगा दूँ, यहाँ पे अगर मैं 4 लगा दूँ तो हमारी पूरी बैलेंस हो जाएगी। देखो आयरन 3 है, आयरन 3 बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है और यहाँ पे भी 4 2 जा 8, ये भी दोनों 8 8 हो गए। क्या हो गए, 8 8 हो गए, यानी कि अब सब कुछ क्या हुआ, बैलेंस हो गया। सब कुछ क्या हुआ, बैलेंस हो गया। आपको समझना क्या है, ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन 8। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है कि यहाँ पे 4 लगा हुआ था, तो ऑक्सीजन तो 4 है, पर हाइड्रोजन में क्योंकि ये H2 था, क्योंकि यहाँ पे H2 था, पर ये ऐसे होता 4HO, तो क्या होता, हाइड्रोजन भी 4 होते और ऑक्सीजन भी 4 होते, पर हाइड्रोजन यहाँ पे 2 की फॉर्म में था, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन तो 8 बोलेंगे और ऑक्सीजन को हम लोग 4 बोलेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन कितने होंगे, 4 और हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब इसको मैं सिंपल फॉर्म में लिख देता हूँ। तो कैसे लिखेंगे इसको सिंपल फॉर्म में, ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा
यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। ये आपकी बैलेंस्ड हो गई, ये आपकी रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड हो गई। कोई दिक्कत यहाँ पे बैलेंस करने में, बहुत आसान है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने सारा बैलेंस कर लिया। देखो इसे बैलेंस करके भी इन्होंने लिखा होगा पीछे बाद में, देखो ये इन्होंने भी यहाँ पे लिख के दिखाया है क्या, देखो ये बैलेंस करिए इन्होंने कितने सारे स्टेप लिए, इतने सारा लंबा लेना पड़ा, पर हमने क्या किया, शॉर्टकट में ही कर दिया। और आपको क्या करना है, पेपर आपको बैलेंस ही तो करना है, आपको स्टेप तो लिख के आने नहीं है, ठीक है। तो 3 आयरन 4 वाटर Fe3O4 और 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। कोई दिक्कत, बैलेंस जैसे हमने करी थी, शॉर्टकट हमने कर ली, तो उन्होंने इतने सारे स्टेप लिए, ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है कुछ, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा ये है, इसके यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है, हाँ ओके, थोड़ा सा यहाँ तक पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है आगे, नोट दैट द सिंबल G इज़ यूज फॉर विद वाटर। ये क्या है, जी यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर लिया गया है ना, वो वेपर की फॉर्म में लिया गया है, यानी कि भाप की फॉर्म में लिया गया है। क्या लिया गया है, भाप की फॉर्म में लिया गया है। इज विद वाटर टू इंडिकेट दैट इज इन द रिएक्शन वाटर इज यूज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। स्टीम मतलब भाप की फॉर्म में यहाँ पे लिया गया है। आयरन सॉलिड की फॉर्म में है, ठोस, यहाँ पे वाटर लगाने का मतलब, गैस लगाने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये भाप की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में नहीं है, ये यहाँ पे वेपर गैस की भाप की फॉर्म में है, ठीक है। और Fe3O4 वो सॉलिड की फॉर्म में, और हाइड्रोजन तो गैस होती ही होती है, ठीक है। तो वाटर में हमेशा, मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि जब भी आप कोई रिएक्शन लिखो उसके फेज ज़रूर लिखना है। क्या लिखना है, उसके फेज, उसे बोलते हैं, उसे किस फॉर्म में है उसे ज़रूर लिखना है आपको। सॉलिड की फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में है, ये आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसे लिखे बिना आपके, अगर यहाँ पे आपकी 1 नंबर की रिएक्शन होगी, आपको वहाँ पे आधा ही नंबर मिलेगा, ठीक है। इसलिए आपको जो उनकी स्टेट होती है या उनकी फेज़ होती है वो आपको लिखना जरूरी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, यूजिंग फिजिकल स्टेट्स, यानी कि आपको जो है फिजिकल स्टेट जो दे रखे आपको लिखने पड़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। आर नॉट इंक्लूडेड इन ए केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई दैम। वैसे यहाँ पे ये लिखा गया है कि जब तक आपको बोला ना जाए या जब तक आपको स्पेसिफाई ना किया जाए तब तक आप उसे मत लिखो। पर मैं तो ये कहूँगा कि आप उसे लिख ही दो, क्योंकि लिखने से आपको खुद को भी समझ में आ जाएगा और टीचर को भी अच्छा रिप्रेजेंट पड़ेगा, अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगी कि हाँ बच्चों को आता है, रट्टा वट्टा नहीं मारा है, ठीक है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है यूजिंग फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन ए केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन में इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है अनलेस, यानी जब तक इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम, जब तक ज़रूरत ना हो उसे स्पेसिफाई करने की। पर जब भी आप पेपर में करोगे तो आप उसे ज़रूर लिख के आना, रिएक्शन को बैलेंस भी करना और उनके फेज भी लिख के आना, ठीक है। हाँ, समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर और प्रेशर। कभी कभी होता है क्या, कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, तापमान हो गया, प्रेशर दबाव हो गया, ठीक है। कैटलिस्ट, यानी उसको हिंदी में उत्प्रेरक बोलते हैं। कैटलिस्ट होता क्या है, किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर देता है। मान लो किसी भी रिएक्शन में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने में 4 घंटे लग रहे हैं, मान के चलो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने में 4 घंटे लग रहे हैं, पर आपने कैटलिस्ट डाल दिया। क्या कर दिया, आपने कैटलिस्ट डाल दिया। क्या होता है, कंपाउंड होता है बेसिकली, डाल दिया तो क्या होगा, वो शायद 2 घंटे में या 1 घंटे में इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो मतलब क्या करता है, वो कैटलिस्ट उस रिएक्शन को जल्दी कंप्लीट करा देता है, ठीक है। क्या करता है, जल्दी कंप्लीट करा देता है, ठीक है, तेज कर देता है रिएक्शन को, ओके। फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव एंड और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे कुछ आपको रिएक्शन दिखा रखे हैं, एग्जांपल दिखा रखे हैं, जैसे कि इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ और थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे ना एक रिएक्शन लिखी हुई है, क्या एक रिएक्शन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, CO क्या होता है, बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। ये काफ़ी डेंजरस गैस होती है, ठीक है, डेंजरस गैस होती है, ठीक है। और ये क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, किस पर, 340 ATM। ये क्या होता है, यानी जो प्रेशर की यूनिट बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो आपने 340 अगर आपने प्रेशर ले रखा है, यूनिट है बेसिकली, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH3OH। इसे क्या बोलते हैं, मिथेनॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसे मिथेनॉल बोला जाता है, ठीक है। ये लिक्विड की फॉर्म में होता है, तो ये मिथेनॉल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मिथेनॉल, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपको मैं ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। तो जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, वो मिथेनॉल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आपको क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट इक्वेशन जो आपको लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसके जो 6 है ना, ये 12, इसको भी मत देखो, ये बैलेंस करने के लिए लिखे हैं। आप सिर्फ अपना मेन देखो कि CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, पता है वो ग्रीन हाउस गैस है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड किससे रिएक्ट करती है, वाटर से रिएक्ट करेगी जब भी, तो क्या बनाती है। और एक बात और, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करती है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट यानी कि धूप की रोशनी जो होती है, और क्लोरोफिल जो कि पत्तियों में होता है, ठीक है, ओके। तो ये क्या कन्वर्ट करता है, ये बना देता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं।
और इसी रिएक्शन को हम लोग कौन सी रिएक्शन कहते हैं? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, इसको हम लोग बोल रहे होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस मैं लिख के दे दूंगा। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। और ये ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, नहीं होता है ना, पेड़ जो क्या करते हैं, आसमान बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, पानी बरसात से मिल जाती है, तो आपस में ये चीज़ रिएक्ट करके और धूप की सन की रोशनी मिली जाती है, पत्तियों में क्लोरोफिल होता ही होता है। ये सब चीज़ मिलकर क्या होता है? पेड़ क्या करते हैं? खाना देते हैं, ग्लूकोज देते हैं कम, ठीक है, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। कहते हैं ना, पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जैसे दिल्ली में अभी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है। पेड़ पौधे नहीं है तो वो ऑक्सीजन कैसे देंगे? जैसे साउथ में सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की इतनी दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन दिल्ली में ऑक्सीजन की दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे ही नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है जितना हो सके उतने पेड़ लगाएं, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। और ऑक्सीजन जो बनाई जाती है, सिलेंडर में भरी जाती है, वो भी सारी ये एयर से ही ली जाती है। उससे बाद में फ़िल्टर करके उसमें सारी गैसें अलग कर दी जाती हैं और ऑक्सीजन को अलग निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। ठीक है, ये आपको ऊपर जो लिखा है ना, ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये नहीं लिखोगे तो आपका ये नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, आपको क्या 4 चीज़ चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? पत्तियों में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, उसे आप बोलते हैं, जो क्या करता है, जो भी सूरज की रोशनी होती है ना, उसे कैप्चर करता है, उसे स्टोर करता है। ठीक, कौन? क्लोरोफिल। ठीक है, सनलाइट आपकी धूप की रोशनी मिली जाती है, किस में कन्वर्ट करेगा? ये ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। ओके, ठीक है, अब क्या आते हैं हम आते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर पे। तो क्वेश्चन आंसर मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, पहले आप खुद से ट्राई करना, नहीं तो फिर मैं अगली क्लास में तो कराऊंगा ही कराऊंगा। और कोई चीज़ ना समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं इसको आंसर आपको वहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, और अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। ओके, राधे राधे।